दोस्तों मेरा कोचिंग सेंटर बंद होने वाला है और उसकी वजह है ये न्यू गाइडलाइंस। मैं लास्ट 10 ईयर्स से अपना कोचिंग सेंटर सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ, लेकिन ये जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अब मुझे अपना कोचिंग सेंटर बंद करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है मैं आपको पॉइंट वाइज सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और मैं क्या जितने भी छोटे मोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कॉलोनीज वगैरह में रहते हैं मुझे लगता है वो सारे ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो जो गाइडेंस आई है वो उसमें काफ़ी सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे कि सारे के सारे वेल क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, आपको वेबसाइट बनाकर उस पर मेंशन करना होगा, है ना। तो कुछ जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है मैं उन पॉइंट्स को लेकर आया हूँ और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भाई ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचे और थोड़ा सा इसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गाइडलाइंस है वो बहुत जल्दबाजी में बना दी गई हैं, ज़्यादा इसके बारे में सोचा नहीं गया है। ठीक है, तो ज़रा देखिए, सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोला है कि भाई लेस देन 16 ईयर्स के बच्चे आप एनरोल नहीं कर सकते। अब 16 ईयर्स पहले तो उन्होंने क्लास मेंशन नहीं की, अब 16 ईयर्स का बच्चा अगर फेल हुआ है तो वो 9th में भी हो सकता है, 10th में भी हो सकता है, और अगर उसकी स्टडी जल्दी स्टार्ट हो गई तो वो हो सकता है 11th या 12th में हो। ठीक है, तो 16 ईयर्स का क्या मतलब है भाई, क्लास मेंशन कीजिए कि आप 10th तक की बात कर रहे हैं, 11th की बात कर रहे हैं, 12th की बात कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो वो ये कहना चाह रहे हैं भाई आप 10th क्लास तक के बच्चे को एनरोल नहीं कर सकते हो, मतलब फर्स्ट या नर्सरी से आप 10th तक के बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो पॉइंट आया है इस पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पॉइंट वैसे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए बच्चा पहले तो स्कूल जा रहा है 5 to 6 आवर्स के लिए, उसके बाद वो घर पे आता है तो 1 या 2 आवर्स का उसका कोचिंग सेंटर रहता है, तो बाकी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसको ट्यूशन से भी होमवर्क मिल जाता है, उसको स्कूल से भी होमवर्क मिला हुआ होता है, तो पहले तो वो पढ़ने आता है फिर जाके वो होमवर्क करता रहता है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, लेकिन क्या ये सही टाइम है इस वाले पॉइंट को लेकर आने का? क्यों? क्योंकि अगर स्कूल में इतने अच्छे से पढ़ा दिया जाए, मैथ, साइंस, इंग्लिश वगैरह, एसएसटी वगैरह सारे सब्जेक्ट इतने अच्छे से पढ़ा दिए जाएं कि उसको कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े, तब तो ये चीज बिल्कुल सही है। अब ये बताइए, ये जो कोचिंग सेंटर्स का ट्रेंड चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? क्योंकि स्कूल्स में शायद उतने अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है या बच्चों को समझ में नहीं आता। मेरे पास खुद जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं सर मैम या सर 1-2 क्वेश्चन कराते हैं एक्सरसाइज के, फिर बाकी छोड़ देते हैं, कहते हैं आप होमवर्क में कीजिए। अब होमवर्क में समझ में ही नहीं आता कि वो क्वेश्चंस करने कैसे हैं, वहां पर 2 to 3 क्लासेस में चैप्टर खत्म कर देते हैं और हमें वही चैप्टर कराने में 20 डेज लग जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ज़्यादा डिटेल में बच्चों को समझाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से कोचिंग सेंटर्स वगैरह चल रहे हैं। और इनफैक्ट पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा कोचिंग ज़रूर ले, क्योंकि स्कूल में उतने अच्छे से हो नहीं पाता है। अब स्कूल वाले देते हैं आपको सर्टिफिकेट, कोचिंग वाला सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकता कि आप 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, वो आपको स्कूल से ही लेना पड़ेगा। और यही वजह है कि बच्चे जो है वो स्कूल में जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है पहले आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने कोच जो टीचर्स हैं उन पे काम करना चाहिए। अच्छे टीचर्स को बुलाइए, उनको अच्छी सैलरी दीजिए, तो डेफिनेटली इन कोचिंग सेंटर्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर अच्छा टीचर है जो बहुत अच्छे से पढ़ाता है और उसको लगता है कि उसको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, उसको लगता है वो 5 लाख रुपीज़ अर्न कर सकता है मंथली, तो वो 60, 70, 80,000 में क्यों पढ़ाएगा? ऑब्वियस सी बात है। तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो उसमें सैलरी कितनी मिलती है? बहुत कम, 80,000, 1 लाख के आसपास मैक्सिमम होगी। लेकिन वही टीचर कोचिंग सेंटर से 4 लाख या 5 लाख रुपीज़ मंथली का अर्न कर सकता है। तो अगर आप उसको उतना पे कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो आपके पास आ जाएगा। क्यों वो टेंशन लेगा इतने सारे टीचर्स को, मैनेजमेंट को क्यों वो करेगा? वो आपके पास आ जाएगा। तो पहली बात तो देखिए टीचर्स पे काम करना होगा स्कूल्स वगैरह में, तभी इस वाले पॉइंट को लाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बच्चे का बेस क्लियर नहीं हुआ, 9, 10th की मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्लियर नहीं हुई, तो अगर वो 11th में कोचिंग चला भी जाएगा तो वो समझ में आने वाला है नहीं बच्चे को। ठीक है, तो यहां पर बच्चे का बेस ही बेकार हो जाएगा। दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि भाई आप कोचिंग सेंटर्स वगैरह है उसमें एरिया इंक्रीज कीजिए। देखिए अभी जैसे कि मेरे कॉलोनी में है कोचिंग सेंटर, रेंट भी कम है, और अगर मैं इसको कहीं और शिफ्ट करता हूं, मेन रोड पर लेकर जाता हूं, तो उसका रेंट बढ़ जाएगा। भाई रेंट बढ़ेगा तो मैं वो रेंट कहां से पे करूंगा? तो ऑब्वियस ही बात है मैं बच्चों की फीस बढ़ाऊंगा।
ठीक है। उसके बाद बोला है उन्होंने भाई स्मॉल बैचेस रखिए। अब अगर मैं बच्चे कम कर दूंगा तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा भाई, सीधी सी बात है, फिर मुझे फीस बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां से भी क्या हो गया, फीस बढ़ गई, यहां से भी क्या हो गया, फीस बढ़ गई। फिर वो कह रहे भाई साइकोलॉजिकल सपोर्ट रखिए। अब अगर कोई छोटा मोटा कोचिंग वाला अगर इसको हायर करेगा तो इसकी सैलरी भी मंथली देनी पड़ेगी, वो मंथली कहां से आएगी, फिर से वो फीस बढ़ाएगा। तो आप ये सारे काम कर रहे हैं जिससे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले का एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और आप अल्टीमेटली कह रहे हैं कि फीस कम रखिए। लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये सारी चीजें बढ़ा दें और फीस कम हो जाए। तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा भाई, अपना कोचिंग सेंटर बंद करेगा। समझ में आ रही बात या नहीं? अच्छा, फिर उन्होंने बोला फीस रिफंड कीजिए। भाई ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर 2 महीने के बाद बच्चे को लगता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा या मजा नहीं आ रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है फीस जो है वो रिफंड कर देगा। ये हमारे यहां पर भी होता है, किसी बच्चे को भी अगर कभी भी जाना है इमीडिएटली उसी दिन सारी फीस रिफंड कर दी जाती है जो भी बचे हुए मंथ है उसकी। बट यहां पर मैं एक पॉइंट जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि मार्च या अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट होता है, मैक्सिमम दिसंबर तक सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगर दिसंबर की बात करें तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ्स इनको हम प्रैक्टिस या रिवीजन कराते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा दिसंबर में आके कह दे कि जी अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी फीस वापस कर दीजिए, तो उस बच्चे ने सिलेबस तो पूरा कर लिया, अब वो फीस रिफंड मांगेगा तो हमें 3 मंथ्स की फीस रिफंड करनी पड़ेगी। तो आप यहां पर ये पॉइंट मेंशन कीजिए कि सिलेबस कंप्लीट होने से पहले जो भी फीस होगी वो रिफंड की जाएगी। अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर तो हमारी फीस बेकार हो गई ना, ये 3 मंथ्स की फीस हमें रिफंड करनी पड़ेगी उन्हें। तो इस पॉइंट में ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये पॉइंट अच्छा है कि फीस जो है वो रिफंड हो जानी चाहिए। बच्चा फंस जाता है, पूरी फीस दे दी, वो पूरे साल वहां फंस गया। तो अगर 2 महीने उसको समझ में नहीं आया तो मान लीजिए अप्रैल मई में पढ़ा तो जून से लेकर दिसंबर तक की फीस उसकी रिफंड होनी चाहिए। ये मेरा व्यू है यहां पर, ठीक है। अब आ जाइए इस वाले पॉइंट पर, वो उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग की कोई बात ही नहीं की। भाई ठीक है, ऑफलाइन वाले एडमिशन नहीं ले सकते, क्या ऑनलाइन उनको पढ़ाया जा सकता है, या ऑनलाइन इतने सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो पढ़ा रहे हैं क्या वो एडमिशन लेंगे इनके या नहीं लेंगे? तो ऑनलाइन कुछ भी क्लियरेंस नहीं दी गई है। अच्छा, अगर ये सब कुछ बंद हो गया, कोचिंग सेंटर्स वगैरह बंद हो गए, अब बच्चों को पढ़ाएगा क्यों? क्योंकि पढ़ाएगा कौन? मोस्टली पेरेंट्स जो हैं आज की डेट में वो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। अब बच्चे को पढ़ाएगा कौन? और अगर वो पढ़े लिखे भी हैं तो मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब ऑफिस में यूज नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चे जो पेरेंट्स हैं उनके माइंड से ये सारी चीजें निकल चुकी होती है ना, उनको मैथ्स आती है ना, उनको फिजिक्स ना केमिस्ट्री, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो इसलिए वो हायर करेंगे टीचर्स, ठीक है। अब कोचिंग सेंटर्स में बच्चे ज्यादा होने की वजह से फीस कम हो जाती है। ऑन एन एवरेज 2000 to 5000 में बच्चा ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ लेता है, ठीक है। मैं गली नुक्कड़ के ट्यूशन सेंटर्स की बात कर रहा हूं जो कॉलोनीज वगैरह में है। लेकिन अगर इस फीस की बात करें तो वो पेरेंट्स क्या करेंगे, होम ट्यूशन के लिए टीचर्स को बुलाएंगे। अब होम ट्यूशन में अगर कोई भी बच्चा जाता है तो उसको फीस ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो आप जो अल्टीमेटली फीस कम करवाना चाह रहे हैं, तो कोई भी टीचर अगर होम ट्यूशन पढ़ाने जाएगा तो मिनिमम 10,000 चार्ज करेगा। फिर यह भी क्लियरेंस नहीं दी गई है कि कोई भी जो घरों में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो 10 तक के बच्चों को घर पर पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते, ये भी अभी कोई भी क्लियरेंस नहीं दी गई है। अच्छा, बात करते हैं होम ट्यूशंस की। होम ट्यूशन की फीस क्यों ज्यादा होती है? देखिए, किसी भी एक क्लास को लेने के लिए पहले तो टीचर को घर से जाना पड़ता है, तो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स लग जाते हैं। फिर वो जाके 1 आवर की क्लास लेता है, फिर वो अगेन उस जगह से दूसरी जगह कोचिंग लेने चला जाता है, होम ट्यूशन पढ़ाने चला जाता है, फिर उसको 30 मिनट्स लगते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 आवर की क्लास के लिए उसको 2 आवर्स देने पड़ते हैं। अब अगर वो 2 आवर्स की क्लास देगा तो वो कितने चार्ज करेगा? मिनिमम 10,000 तो चार्ज करेगा ही नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली जो आप फीस कम करवाने की बात कर रहे हैं, तो आप एरिया बढ़ाकर आप रेंट बढ़ा रहे हैं, फिर स्मॉल बैचेस करके फीस कम कर रहे हैं, उसके बाद साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए आप बोल रहे हैं तो उसके लिए हायर करो, वहां से भी फीस एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। और अगर एक्सपेंसेस बढ़ गए तो फीस कम होने का तो मतलब ही नहीं बनता, फीस इंक्रीज ही होगी।
और इतने सारे एक्सपेंसेस कोई भी छोटा कोचिंग सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से उसे अपना कोचिंग सेंटर बंद ही करना पड़ेगा। और यही मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है कि अगर ये रूल्स फॉलो हुए स्ट्रिक्टली तो अभी मेरे पास 6 से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब अगर आप देखें तो 6th से लेकर 10th तक के बच्चे ज़्यादा हैं। अप्रॉक्सीमेटली मेरा 70 to 75% जो रेवेन्यू है, जो रुपए आते हैं, पैसे आते हैं, वो 6 से 10 तक के बच्चों से आते हैं। अब 11th और 12th में कितने बच्चे होंगे, वहां पर कम रहते हैं। तो अगर आपने ये सारी चीजें इंक्रीज कर दी, स्टूडेंट्स कम हो गए, तो कोचिंग रन कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सारी गाइडलाइंस जो हैं मुझे लगता है दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है, एक बार सोचने की ज़रूरत है कि कौन से पॉइंट्स रखे जाए, कौन से ना रखे जाए, और फिर इसको अप्लाई करने के बारे में सोचा जाए। क्योंकि अगर ये सब कुछ अप्लाई हो गया तो कोचिंग सेंटर बंद होना लगभग तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स पे आप क्लियरेंस दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और साथ में इन चीज़ों में आपको एक बार और सोचने की ज़रूरत है। तो ये मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, और अगर समझ में आया है तो आप प्लीज़ लोगों को शेयर कीजिए वीडियो, और किसी तरीके से गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचे, सो दैट वो हमारे बारे में भी एक बार सोचे और उसके बाद ही किसी तरीके की गाइडलाइंस जो हैं वो अप्लाई हो। थैंक यू।